हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का जो तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले मैं वैश्वीकरण का सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक वीडियो में सारा कंसेप्ट मैं समझा दिया था। मुद्रा और साख का मैं सारा वीडियो जो एक कंसेप्ट में सारा जो है सो एक ही वीडियो में सारा समझाया हुआ हूँ। अब आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक बार आप ज़रूर देख लेना, मुद्रा और साख का वीडियो। उसमें शुरू से लेके अंत तक मैं एनसीईआरटी बेस लेके चला हूँ और सारा का सारा कंसेप्ट मैं समझाया हूँ। अब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका जो भी है, जो आप लोगों का 26 अप्रैल से 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं लेके आया हूँ। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ने हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, मांग जमा क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि मांग जमा का मतलब ही होता है जिन कर्मचारियों को महीने के अंत में जो तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है, वो महीने के शुरू में नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, उसके पास अतिरिक्त धनराशि बच जाता है। तो वो क्या करता है, बैंक में जाके खाता खुलवाता है और खाता खुलवा के वो क्या करता है, बैंक में वो धनराशि जमा कर लेता है। बैंक क्या करता है, उस धनराशि पे ब्याज देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तो हमारा पैसा वहाँ पे सुरक्षित हो गया और दूसरी तरफ वो हमें उस पर क्या करता है, ब्याज भी देता है। लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो मांग के जरिए हम क्या करते हैं, उस पैसे को बैंक से निकाल लेते हैं। इसी को कहा जाता है मांग जमा। यानी मांग जमा का मतलब है कि जो पैसा मैं बैंक में जमा किया, मांग के जरिए पुनः वो पैसा हम निकाल लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ये जो है सो मांग जमा कहते हैं। मांग जमा का मतलब ही है अतिरिक्त धनराशि जो आपको किसी भी व्यक्ति के पास है, चाहे वो रोजगार कर रहा हो न कर रहा हो, जैसे भी उसके पास पैसा आ रहा है, वो क्या करता है, बैंक में खाता खुलवाता है। अब बैंक में खाता खुलवाने के बाद उसमें वो सारा का सारा धनराशि जमा करता है। बैंक क्या करता है, उस धनराशि पर ब्याज भी देता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो व्यक्ति क्या करता है, मांग के जरिए वो धनराशि निकाल लेता है। इसी को कहा जाता है मांग जमा। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। दूसरा है साख क्या है। तो साख का मतलब आप ये समझ जाइए कि साख का मतलब ही होता है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है कि जो मान मर्यादा है। यदि किसी भी व्यक्ति से, यदि ऋणदाता से, यदि हम ऋण लेते हैं इस शर्त पर कि हम भविष्य में आपको चुका देंगे, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं। वो जो हमें ऋण दिया वो हमारा मान मर्यादा देख के दिया और यह कल्पना किया कि ये भविष्य में ये व्यक्ति ये जो धनराशि है ये मुझे वापस लौटा देगा। इसी को क्या कहा जाता है, साख। साख तभी उत्पन्न होगा जब आपका जो है सो गुडविल, आपका जो मान मर्यादा है वो बहुत ऊंचा है। तब जाके जब आप औपचारिक से तो नहीं हो सकता है, अनौपचारिक संगठन के पास आप जाएंगे। जैसे अनौपचारिक में साहूकार हो गया, जमींदार हो गया, मित्र हो गया, अपने रिलेटिव हो गए, उनके पास हम जब जाएंगे वो धनराशि मांग करने के लिए, ऋण लेने के लिए, तो वो हमारा मान मर्यादा देखेगा और वो ये कल्पना करेगा कि ये धनराशि ये मुझे भविष्य में वापस कर देगा। इसी को कहा जाता है साख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उदाहरण द्वारा दर्शाएं कि वस्तुएं विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जरूरी है। अब दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली आप समझ जाइए। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ही है, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय में क्या किया जाता था, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लिया जाता था। लेकिन उस समय में बहुत ही बड़ी समस्या थी। बड़ी समस्या ये थी कि वो व्यक्ति, जैसे मेरे पास जूता है और मैं गेहूं खरीदना चाहता हूं, तो जिस व्यक्ति के पास गेहूं है उस व्यक्ति को जूता की भी ज़रूरत होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे
का सामान खरीदने लायक जब तक नहीं होगा तब तक वो दोहरा संयोग बनेगा ही नहीं। इस तरह सारे के सारे व्यक्ति सर पे गेहूं चावल लेके घूमते रहते थे, जिससे कि उसके बदले में वो दूसरा सामान जो है सो विनिमय कर सके, एक्सचेंज कर सके। तो इसी को कहा जाता है दोहरा संयोग। लेकिन एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे एक मोची है, मोची को जूता है, उसके पास जूता का वो व्यापारी है, अब उसे गेहूं खरीदना है। तो आज के समय में वो क्या करेगा, वो जूता को पहले मुद्रा के रूप में जो है सो अपने पास ले आएगा, जूता को बेच लेगा, मुद्रा ले लेगा, और उस मुद्रा का उपयोग वो क्या करेगा, किसी भी दुकान में जाएगा और गेहूं खरीद लेगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि यदि वो जूता व्यापारी वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित होता तो अब वो क्या करता, ऐसे व्यक्ति का तलाश करता जिसको जूता जरूरत हो और उसके पास गेहूं भी हो, तब जाके ये दोहरा संयोग बनता। इसी को कहते हैं दोहरा संयोग। दोहरा संयोग का मतलब ही है कि एक दूसरे का सामान खरीदना, जो हमें आवश्यकता है वो उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जो उसको आवश्यकता है वो हमारे पास रहनी चाहिए। इस हिसाब से जो है सो क्या होता था, दोहरा संयोग हो जाता था और हम खरीद लेते थे। लेकिन इसमें बहुत समस्याएं थी। लोग भर भर दिन घूमते रहते थे इलाका से इलाका। ऐसा होता था कि यदि हमारे पास गेहूं है, हमें चावल की ज़रूरत है, किसी को गेहूं की ज़रूरत होती थी लेकिन उसके पास चावल नहीं होता था, तो फिर हम दूसरे घर पहुंचते थे। इस प्रकार हमें चावल की ज़रूरत है, उसके पास चावल होता था लेकिन उसे गेहूं की ज़रूरत नहीं होती थी, तो हमें ऐसे व्यक्ति का तलाश करना पड़ता था जो उसको गेहूं की ज़रूरत हो और उसके पास चावल भी हो। और इस प्रकार दोहरा संयोग के बल पे बहुत दिनों तक हम जो है सो ये काम किए थे। लेकिन मुद्रा के आविष्कार हो जाने के बाद ये दोहरा संयोग खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि दोहरा संयोग का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक दूसरे की जो ज़रूरत की चीज़ें होती है दोनों के पास होना और अदला बदला करना, विनिमय करना दोहरा संयोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैसे मांग जमा को भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। मांग जमा का मतलब ही है कि जो धनराशि हम बैंक में जमा किए हैं वो धनराशि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो मांग के जरिए हम निकाल लेते हैं, ये मांग जमा कहलाता है। तो क्वेश्चन आपका है कि कैसे मांग जमा को भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हमारा धनराशि वहाँ पे बैंक में जमा है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास समय नहीं है, हम क्या करेंगे, चेक पे जिस व्यक्ति को पैसा की ज़रूरत है उसका नाम लिख देंगे और बैंक को आदेश देंगे कि इस व्यक्ति को हमारे खाते से आप जो है सो पैसा का भुगतान कर दीजिए। जिसका भी नाम लिखा रहता है, अकाउंट नंबर लिखा रहता है, तो बैंक को हम आदेश देते हैं कि आप हमें हमारे खाते से इस व्यक्ति को इतना धनराशि आप अदा कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मांग जमा के जरिए कैसे भुगतान को सरल बना दिया गया। यदि हमारे पास समय भी नहीं है फिर भी हम चेक के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं और बैंक वो व्यक्ति जाता है तो बैंक उस व्यक्ति को क्या करता है, वो या तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसा या नहीं तो वो कैश जो है सो निकाल लेता है। तो इस हिसाब से जो है सो क्या होता है, मांग जमा भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अब हम इसके बाद जो 4 क्वेश्चन और लाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम जो है सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।